बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आप तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आप लोग मौजूद हैं कि हम आपके सामने अपनी बातचीत अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकें। इसके साथ वो मेरे साथी जो आपके दरमियान भी बैठे हुए हैं, जो दूर दराज बाग से, रावलाकोट से, दूसरी जगहों से जो तशरीफ़ लाए, मुज़फ़्फ़राबाद से, इन सब का भी शुक्रिया। 19 जुलाई 1947 को कश्मीर के रहने वालों ने 14 अगस्त 1947 से तकरीबन 3 हफ़्ते पहले एक करारदाद मंजूर की थी। चूँकि हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिलने जा रही थी, यानी इस बर्र सगीर को जो आज़ादी मिलने जा रही थी, उसका एक फार्मूला था। उस फार्मूला के तहत दो मुल्कों का तख्लीक होना वजूद में आया था। यानी ये दो मुल्क जो मारज़ वजूद में आए, एक पाकिस्तान था और दूसरा हिंदुस्तान था। हमारा मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी का जो फार्मूला था, उसमें हिंदुस्तान में उस वक्त बर्र सगीर में तकरीबन 584 रियासतें थी और उन रियासतों में उन्होंने ये था कि जो रियासतें चाहें तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने और जो चाहें तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। मकबूजा कश्मीर ये वो रियासत थी जो प्रिंसली रियासत थी और कश्मीर के रहने वालों ने 19 जुलाई 1947 को गाज़ी मिल्लत अलैहि रहमा के घर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कश्मीरियों ने यह फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। 14 अगस्त से पहले कश्मीरी ये फ़ैसला कर चुके थे और फिर हिंदुस्तान कश्मीर के रहने वालों ने अपनी आज़ादी के लिए जंग शुरू की, जिसके नतीजा में आज़ाद कश्मीर एक ख़ित्ता आज़ाद कराने में कामयाब हो गए। अगरचे हमारे मुजाहिदीन और मुसल्लह अफवाज काफ़ी अगले इलाकों तक पहुँच चुके थे, श्रीनगर के करीब थे, जिसमें जम्मू के और वैली के बहुत सारे इलाके भी आज़ाद हो जाने थे। हिंदुस्तान ने ख़ुद इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा के इसको उठाया और फिर हिंदुस्तान ने ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये कमिटमेंट दी कि कश्मीरियों को ये हक़ दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। और वो करारदाद 47 की सूरत में हो, दर्जनों सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि हिंदुस्तान ने ये कमिटमेंट दी कि कश्मीरियों को ये हक़ दिया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला कर सकें। LOC के उस पार रहने वाले हमारे बुज़ुर्ग, जवान और नौजवान और हमारी माएँ और बहनें, बेटियाँ 77 साल से सब्ज़ हलाली परचम में ना सिर्फ बाहर निकलते हैं लेकिन इसी के अंदर दफन होते हैं। LOC के उस पार रहने वाले ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 19 जुलाई 2023 को हमने रावलाकोट के मकाम पे जो पुंछ का हेडक्वार्टर है, जो खित्ता है गाजियों का, मुजाहिदों का, गैरतमंदों का और शोधा के वारसों का, हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान है। जो टेरिटरी आज़ाद हुई वो पाकिस्तान की रियासत है और आज़ाद कश्मीर एक रियासत है और ये रियासत है पाकिस्तान की, और जो आज़ाद होगा वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और हम ये कहते हैं कि जी गा के गी से हम आगे बढ़ के हम पाकिस्तान हैं का नारा दे रहे हैं। ये चूँकि एक परमानेंट टेरिटरी है, इसका एक आइन है और इसका एक निज़ाम हुकूमत मौजूद है। और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हमेशा ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दफ़ाई फसील हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में हालिया जो दहशत गर्दी की लहर भी है, इसमें भी हम मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि दहशत गर्दी की जब भी लहर आई, हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेताशा अनगिनत कुर्बानियाँ पेश की और अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान के हवाले से, पीस के हवाले से हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानियाँ दी। और आपने देखा कि काफ़ी हद तक हम दहशत गर्दी को यहाँ से जड़ उखाड़ने में इसकी कामयाब हो गए थे। लेकिन हालिया दहशत गर्दी, इसमें जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम इंतहाई खराज तहसीन पेश करते हैं और शुहदा की फैमिलियों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ने वाले हैं, उनके हवाले से
हम ये समझते हैं कि हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो शहीद हो जाए, और ये कहते हैं कि दुनिया से जाने के बाद किसी को अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो एक शहीद ये कहता है, ये चूँकि हुसैन की राह है, हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह शहादत दी, असहाब रसूल की शहादतें हैं, तो ये शहादत का वो रास्ता है कि जो हुसैनी सुन्नत है। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में सिविलियंस की सूरत में हो, मुसल्लह अफवाज की सूरत में हो, वो शहादतें हमेशा देते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क में अमन व अमान नहीं हो जाता। जब तक हमारे मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, माशी तौर पे हम तरक्की नहीं कर सकते। माशी तौर पे आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर अमन व अमान का होना ज़रूरी है। हम शुमाल की जानब हम अपने इदारों को और मुसल्लह अफवाज को ये भी यकीन दिलाते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर महफूज है। हमारे लोग अपने मुल्क की दफ़ाई फसील हैं, वो अपने मुल्क पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। हम सियासी तौर पे हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनका ईमान है, पाकिस्तान मस्जिद इलाही है, पाकिस्तान ऐसे मारद वजूद में नहीं आया, इसमें हज़ारों नहीं लाखों कुर्बानियों का दखल है। माँ जो हैं वो अपने बेटों से, बेगमात जो थी वो अपने सुहागों से, बच्चे जो थे और बेटियाँ जो थी वो अपने वालदैन के आसरे से, सहारे से महरूम हुए और ये मुल्क मारद वजूद में आया। ये लाखों कुर्बानियों के नतीजे में मारद वजूद में आया था। इसलिए किसी हवाले से किसी को ये इबाम नहीं होना चाहिए कि हमारा मुल्क पे बनाना रिपब्लिक है, इस पे ऐसे हमले होंगे, इसके ऊपर ऐसी वार की जाएगी तो इस मुल्क को जिंक पहुँच सकती है। आज जो हमने अक़वाम आलम के ज़मीर को एक दफ़ा ये याद करवाया कि कश्मीर आपकी तवज्जो चाहता है, कश्मीर आपकी अटेंशन चाहता है। दुनिया में जब तक लोगों को उनकी ज़िंदगियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का मौका न दिया जाए, अमन नहीं हो सकता। आपने ये देखा कि दुनिया के जिस खित्ते में भी आज़ादी के हवाले से तहरीकें चली हैं, वहाँ पे इस्तिसाब राय कराए गए। इस्तिसाब राय के नतीजे में लोगों ने फ़ैसले किए कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कश्मीर के लोग 77 साल से जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, शायद ही दुनिया किसी कौम का तर्रा इम्तियाज़ हो। कौन से मज़ालिम में कौन सा जुल्म व सितम है जो कश्मीरियों ने नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन कश्मीरी किसी कीमत पे अपनी आज़ादी से पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के रहने वाले जो आज कश्मीरी हैं, और कोई भी जब तक एक भी पाकिस्तानी ज़िंदा है वो कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब तक एक भी कश्मीरी, एक भी पाकिस्तानी ज़िंदा है, वो उस वक्त तक लड़ेगा जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिल जाती। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि लोग कहते हैं ये रियासत कंप्रोमाइज़ होने जा रही है। ये रियासत 24 करोड़ के दिलों में बसती है। मैंने पंजाब के हर इलाके में जाके देखा, सिंध में देखा, बलूचिस्तान में देखा, KP में देखा। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था, मैं बलूचिस्तान गया, हमने कश्मीर कॉलोनियों के हवाले से बात की। बलूचिस्तान के वज़ीर आला की आंखों में आंसू आ गए, उसने कश्मीर हमारे दिलों में बसता है। हमने पंजाब में जाके देखा, हमने सिंध में देखा, जितने वज़ीर आला थे हम उनसे मिले। कश्मीर के ऊपर हर आँख जो है वो नमदीदा हो जाती है। किसी जगह पे हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। तो आप 24 करोड़ के दिलों में बसते हैं। किसी जगह पे आप ये याद रखें कि आपकी रियासत या LOC के उस पार जो रहने वाले हैं उनके हवाले से कोई भूल पाया है, न कोई पाकिस्तानी भूल है, न कश्मीरी भूल है। जो कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी इसके ऊपर जदोजहद कर रहे हैं। हम भी जदोजहद जारी रखे हुए हैं, और ये जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। हम हिंदुस्तान को पहले भी ये इंतबाह कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ी आबादी का बोझ है। इस खित्ते के अंदर कश्मीर की जो आज़ादी के हवाले से जदोजहद है, ये एक चिंगारी है, ये दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये 2 एटमी ममालिक हैं और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए लाजम है कि वो इस दफ़ाई दौर से बाहर निकले, इस जंग से बाहर निकले, अपनी मुल्क को, अपनी आबादियों को, अपने रहने वालों को वो ज़िंदगी दे सके। हिंदुस्तान के ऊपर अफरात व तफरी जो ज़मीन और आसमान को छू रही है, और हिंदुस्तान के ऊपर लाजम है कि वो इस दौर से बाहर निकले, कश्मीर के रहने वालों को उनका हक़ दे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर भी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सके। हिंदुस्तानी सियासी डायलॉग्स पे और फिल्मों पे हम यकीन नहीं रखते। आप बॉम्बे और दिल्ली से बाहर निकलें, कलकत्ता से बाहर निकलें, इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत ज़मीन से नीचे जा चुकी है, ज़मीन के साथ लगी हुई है। तो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िद से, अपनी हर दर्मी से, शफ़ सीना के नज़रियात से बाहर आए और इंसानी आँख से देखे। जब वो इंसानी आँख से देखेगा तो उसके ऊपर जो 1 अरब का बोझ है, 1 अरब की आबादी, उनको वो सही ज़िंदगी देख सकेगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, ये एक अच्छा जस्चर है कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैगाम दे रहे हैं।
के हवाले से। दूसरा जरा इस पे बता दीजिएगा कि 2 वीक के बाद 5 अगस्त जिसका 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो खास इकदाम नहीं उठाए गए जिस पर कश्मीरियों को आज भी खदशात लाक हैं। दूसरी जानिब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बसने वाले 20 से 22 ऐसे कश्मीरी हैं जिनको टारगेट किया है, जिसकी रिपोर्ट बरतानिया ने भी जारी की और दफ्तर खारजा ने भी उसको एडमिट किया। हाल या इस अरसे में एक तशवीश की नई लहर उस वक्त उठी है जब एक नई लिस्ट जारी हुई है कश्मीरियों के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर बसते हैं उनको टारगेट करने के लिए। इस हवाले से आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे उनकी? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, हिंदुस्तान ने जो कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को जो उसका प्रिंसली स्टेटस ख़त्म किया, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्म-खुला खिलाफवर्जी है। हमने इसमें पहले भी गुजारिश की कि ये अक़वाम आलम के मुंह के ऊपर एक जनाटेदार चमाटा एक और हिंदुस्तान ने मरतबा किया था। हिंदुस्तान के हवाले से वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से उसकी खुल्म-खुला खिलाफवर्जी थी। टारगेट किलिंग्स के हवाले से वो कश्मीर के इस साइड पर रहते हों, वो हमारे मुल्क के किसी कोने में बसते हों या LOC के उस पार बसें, यह भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अक़वाम आलम के सामने हिंदुस्तान की ये जो हटदर्मी है, हम ये समझते हैं कि अक़वाम आलम को ये देखना होगा और सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं उन मुल्कों को भी ये देखना होगा कि हिंदुस्तान अक़वाम आलम के लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहा है, इस खित्ते के अंदर जो हटदर्मी और जंगी तैयारियाँ हैं, किसी भी जगह पे ऐसी टारगेट किलिंग करना कि वो मजबूर कर रहा है पाकिस्तान को, वो कश्मीरियों को ये मजबूर कर रहा है कि वो जदोजहद करें। देखें, कश्मीर के अंदर जो मुसल्लह जदोजहद है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन जो है वो उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर कर चुके हैं। कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद कर सकते हैं, ये दुनिया ने माना हुआ है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वो टारगेट किलिंग्स के हवाले से पॉइंट आउट करें, तो ये ऐसी खिलाफ वर्जी हैं कि कश्मीरियों को भी हक बनता है कि वो आगे बढ़ के अपनी आज़ादी के हवाले से करें। एक बात मुझसे रह गई थी कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह 14 अगस्त 2024 को हम हैं पाकिस्तान के नाम से पूंछ का जो हेडक्वार्टर है रावलाकोट में, पूरे आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, हमारे मुल्क के किसी भी खित्ते के रहने वाले, वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब, GB या KP के रहने वाले, एक भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह रावलाकोट में हम पाकिस्तान के नाम से इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। सरदार साहब, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का दफ़ाई असार है, तो इस पिछले साल में जो एक तहरीक चली अवामी हकूक़ के लिए और लोगों के मुतालबात थे और वो एक जायज़ हकूक़ थे, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जब उसके लिए 21 मंजूर किए तो उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं था ये। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इल्म में ना लाना, बाकी हुकूमत के इल्म में ना लाना, ये वहाँ पे बैठे हुए जो वफाक के इदारे हैं उनका कसूर है या आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसकी ज़िम्मेदार है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? और जो पाकिस्तानियों को वहाँ पे डैमेज हुआ, नुकसान पहुँचा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? शुक्र महमूद साहब, असल में ये जो बिजली के हवाले से तहरीक थी या आटा के हवाले से तहरीक थी, आपने देखा कि मेरा जो वज़ारत उज़्मा का दौर था, हमने भी सब्सिडी दी और हमने सब्सिडी को जारी रखा। वो तकरीबन 15 अरब की सब्सिडी दी और आटा 1 रुपया महंगा नहीं हुआ। बिजली बिल्लात के हवाले से चूँकि हम काम कर रहे थे, हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि 350 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को बिजली फ्री दी जाए। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में फ़र्क ये था कि अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो टैरिफ था 16 रुपये। अगर मीटर ख़राब हो या गलती से या इस्तेमाल करने से अगर 101 हो जाए तो वो 16 से 32 रुपये हो जाता था यूनिट। आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का मुतालबा ये था कि इसको रैशनलाइज़ किया जाए। तो ये चूँकि गैर सियासी तहरीक थी, ये बिजली के हवाले से थी। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्कों के साथ जो मोहब्बत होती है वो आटे, चीनी, बिजली या इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। आज़ाद कश्मीर में इशू ये था कि वहाँ के जो वज़राए इकराम थे, मशीरान उज़ाम थे या वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे जो थे, उन्होंने आगे बढ़ के रोल अदा नहीं किया। बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में 32 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए थे। हमने बल्दियाती इलेक्शन करवाए तो पाकिस्तान का शमला ऊँचा हुआ, चूँकि हिंदुस्तान जो हमें ताने दे रहा था। एक्चुअल वफाकी गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन नहीं रोके हुए थे, ये आज़ाद कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट के काम थे कि उन्होंने नहीं रोका। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुल्क को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से जो चीज़ देखने वाली है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का फेलियर था, उनको आगे बढ़ के जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया। सरदार साहब, ये बताइएगा कि अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन मौसूल हुआ जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हुर्रियत रहनुमा भी होंगे,
पहला सवाल ये कि हुर्रियत रहनुमाओं ने आपका साथ यहाँ बैठने से क्यों वो दूर हुए, और दूसरा सवाल बेस कैंप मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट इस वक्त तक जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसके किरदार पे आपकी क्या राय है? एक तो ये है कि आपकी खिदमत में ये पेश करेंगे जो गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हैं जो इस वक्त कन्वीनर है APIC के, वो लाहौर में हैं। फैज़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी उनका PTV पे इंटरव्यू है। जब हमने करारदाद पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में तो फैज़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ शामिल थे उस डेलीगेशन के अंदर। अभी हम वहाँ से यहाँ पे आए, हम जल्दी फारग हो गए थे वहाँ से, तो अभी PTV हेडक्वार्टर हम उनको ड्रॉप करके आए हैं फैज़ नक्शबंदी साहब को, वो हमारे साथ थे। कभी भी APIC आपको पता है कश्मीर वाले और कश्मीर का इशू हमारे दिल के करीब होता है, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं है। बल्कि APIC के कायदीन हमेशा ये कहते हैं कि जिस तकरीब के अंदर सरदार तनवीर मौजूद हो वहाँ पे हमें अपनी बात करने की ज़रूरत नहीं, हमें उनके मौक़िफ़ को इतना दो टोक अंदाज में बयान करते हैं। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? बेस कैंप की गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो आपके सामने है कि बेस कैंप की गवर्नमेंट का जो पूरा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। अगर वो यहाँ पे बिजली और आटे के मामलों को हैंडल नहीं कर सकते तो वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? उनके ऊपर एक सवालिया निशान आपका भी है, मेरा है कि वो क्या रोल अदा कर सकते हैं। उनका रोल जो है इंतहाई नाकस है, उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस है। नजर भाई आप बताएं। हिंदुस्तान को जो कश्मीर से मिलाता है रास्ता वो पंजाब से होकर जाता है, वहाँ भी आज़ादी की तहरीक चल रही है, तो आप खालिस्तान की हिमायत करेंगे? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि देखें खालिस्तान के हवाले से नज़र भाई लास्ट टाइम आपने खुद, बल्कि आप चूँकि तारीख़ के एक बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि आपको तारीख़ के ऊपर कमांड है। गुरदासपुर के अलावा हिंदुस्तान को कोई एक्सेस ही नहीं है कश्मीर के साथ, और उसकी तारीख़ के ऊपर आपको बड़ी दस्तरस है। और आपने मुझे लास्ट टाइम उनके कबाइल के हवाले से बड़ी तफसीली, मैंने कुछ पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी किए थे। मैं ये समझता हूँ कि देखें आज़ादी की तहरीक जहाँ पे भी हो उसकी हम हमायत करते हैं। खालिस्तान वालों की जो तहरीक है बिल्कुल हम उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि वो भी अपने राइट्स के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम खालिस्तान तहरीक के बींगे कश्मीरी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उस तहरीक की हमायत करें, हम उनकी तहरीक की हमायत करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात अभी की है 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोग हैं दोनों साइड पे, कुछ यहाँ पे पहले से आए हुए और अभी वहाँ पे बड़ी आबादी बनाई रही है, उनको एक्सेस नहीं है और मसला जूं का तू खड़ा हुआ है, बल्कि इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। आप नहीं समझते कि जो फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है और जो मिशन है पाकिस्तान का UN में, वहाँ से भी एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की जाती है, लेकिन मामला वहीं पे कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। पॉलिसी फ्रंट में FO जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है, ऐसे तो मामला हल नहीं होगा। एक दूसरा सवाल ये है कि जो तहरीक की बात हुई थी पहले, जो बेसिक राइट्स के लिए लोगों ने तहरीक लेके निकले थे, उसमें एक कमज़ोरी हमने ये देखी कि वो तहरीक किसी रियासत के खिलाफ नहीं थी, वो तहरीक फंडामेंटल राइट्स के लिए थी। वहाँ पे तमाम सियासी जो लीडरशिप थी वो आप समेत नज़र नहीं है, तो लोगों को बगैर लीडरलेस की एक तहरीक, सड़कों पे लोग खड़े रहे। इससे ये तासर गया कि यहाँ पे बात कर जब आप करते हैं तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है उनको वहाँ MLA बनने के लिए। तो कश्मीर पे एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ MLA, किस तो तरजीह देंगे? बहुत शुक्रिया। देखें फ़ॉरेन ऑफिस की जो भी कारकर्दगी हमेशा कभी अच्छी होती है, कभी उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन है, वज़ीर ख़ारजा हमारे कौन है। बाज़ दफ़ा उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही होती है। देखें हम पहली दफ़ा OIC के सेक्रेटरी जनरल को मुजफ्फराबाद लेके गए थे, और मैं चूँकि जज्बाती आदमी हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं बात करते हुए रोया भी था। OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ 9 मुल्कों के सुफ़राए कराम भी थे। मैंने OIC के सेक्रेटरी जनरल को ये कहा कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में महसूस होती है। तो मैंने कहा कश्मीर की माँ और कश्मीर की बेटी ये सवाल कर रही है कि बाकी मुस्लिम उम्मा कहाँ पे है। तो OIC के सेक्रेटरी जनरल ख़ुद भी आबदीदा हो गए थे। हमने OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो बातचीत सामने रखी थी, इस हवाले से कुछ हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है उनको प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, उस रोल को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इस हवाले से कश्मीर के हवाले से भी जो उसका प्रिंसली स्टेटस ख़त्म हुआ, आपने देखा कि हमारी वज़ारत ख़ारजा ने भरपूर तरीके से इसको उठाया। यासीन मलिक साहब का केस है, वो पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान ने उसको उठाया। आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ, आपने मुझसे भी सवाल किया, आप ये देखें कि 53 के हाउस में
इस वज़ीर-ए-आज़म को, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है हज़रत किबला, उनको 48 वोट पड़े हुए। तो ये वाइस सरदार तनवीर है जो पिछले 14 माह से अपोजिशन कर रहे हैं। तो उसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JKPP, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। उनका रोल बनना चाहिए था, उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया। तो ये गैर सियासी तहरीक थी, उसमें मेरा ख्याल है कि सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए था। कश्मीर की जो आपकी तहरीक थी, आपके दौर में भी उस तहरीक में कोई आपने रोक उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरह कश्मीर के लोग चाहते थे। दूसरा ये कि जो आपने यहाँ जो मौक़िफ़ अपनाया है, आपके मौक़िफ़ के साथ कई कौम परस्त रहनुमा जो असर रखते हैं कश्मीर के अंदर और ग्राउंड पे वो काम करते हैं, मुमकिन है वो आपके साथ इत्तेफाक भी ना करें। इसके साथ साथ जो कश्मीर के जो नौजवान है उनका कुछ और नैरेटिव है जो यहाँ आप पेश कर रहे हैं, वो कश्मीर के जवानों का मुमकिन है नहीं है उस हवाले से। तो आप इन कौम परस्त जो रहनुमा है वो और कश्मीर के नौजवानों को अपने मौक़िफ़ के साथ आगे लेके बढ़ने में कैसे कामयाब हो सकते हैं? इसमें दो बातें देखें। एक तो ये था कि जो नैरेटिव था ना, जो कौम परस्तों के हवाले से आपने देखा कि मैंने बलदियाती इलेक्शन करवाए, उस वक्त भी ऐसे खदशात मौजूद थे कि शायद कौम परस्त एक बड़ी तादाद में जीत के आएंगे। आपने देखा कि कौम परस्तों को या जो जिनको नेशनलिस्ट कहते हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। कितने % जीत सके? अगर कोई बंदा मुझे साबित कर जाए कि 2.5% भी वो जीते हों तो हम हर जुर्माना देने को तैयार हैं। वो 2.5% नहीं जीत सके थे मौजूदा तहरीक के अंदर। इसमें हम ये नहीं कहते कि जी सारे लोग मेरे, लेकिन चूँकि वो वन साइडेड नैरेटिव था। और आपने देखा कि ये जो तहरीक चली थी बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, ये कोई नेशनलिज्म के नाम से तहरीक नहीं थी। ये गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे थे। ये गवर्नमेंट को कह रहे थे कि जी आटे के ऊपर सब्सिडी दो। बिजली के हवाले से उनका ये था कि एक तो वोल्टेज उसकी कम है और दूसरा ये था कि टैरिफ ठीक किया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि 16 से 32 हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 यूनिट फालतू इस्तेमाल कर लें तो ये तो जुर्म हो गया ना। आप 16 से 32 उसको डबल क्यों करेंगे? बाज़ औक़ात उसके पढ़ने में, उसकी रीडिंग में। तो ये बुनियादी तौर पे इसमें जो नेशनलिस्ट हैं, देखें उनको मेरे राय से बिल्कुल इख्तलाफ करने का हक़ है। ज़रूरी नहीं कि वो मेरी राय के साथ इख्तलाफ करें। उसमें हमने हमेशा ये कहा कि जो भी तहरीक है ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं। हिंदुस्तान के सामने जो भी लड़ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वो आज़ादी चाहता है कश्मीर की, तो बिल्कुल दूसरे को इख्तियार हासिल है कि वो मेरे साथ करे, लेकिन ये अंदरूनी बात है। मैंने हमेशा ये कहा कि ये जो नया राह का दिया हुआ एक प्रोग्राम है वो आपके अंदरूनी खलफशार वो बलूचिस्तान के अंदर भी दे रहा है, वो KP के अंदर भी दे रहा है, वो दूसरी जगहों पर भी दे रहा है। हमें इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। LOC के उस पार जो भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो ख्वार यासीन मलिक की सूरत में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी उन्होंने बात नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तानियत की बात करते हैं, इसलिए वो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं और वो बेशक एक प्रोग्राम रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सरदार साहब, कश्मीर में आज़ादी का तनासुब तेजी से तब्दील हो रहा है। इसमें जो पाकिस्तानी उनका किरदार जो था बड़ा अहम था। कश्मीर सेंटर्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिए गए। उस हवाले से आप बोल रहे हैं पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे? उसके अलावा आपके हवाले से ये था कि आप कोई सियासी फैसला करने जा रहे हैं। 19 जुलाई का जलसा था, अभी 14 अगस्त पे मुलतवी हो गया। क्या कोई इस हवाले से पीपल्स पार्टी में आप शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या कोई सियासी ऐलान करने जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान के हवाले से देखें, जो आज़ाद कश्मीर का आप कह रहे हैं कि स्टेटस हिंदुस्तान 77 सालों से ऐसी बढ़ के मार रहा है। चूँकि आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ था एक जदोजहद के नतीजे में, ये किसी ने थाली में रख के नहीं दिया था। हमारे आबा अजदाद का खून चप्पे चप्पे के ऊपर गिरा हुआ है। आज़ाद कश्मीर जब आज़ाद हुआ तो हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी उसके नतीजे में आज़ाद हुआ। ये हमें किसी ने गिफ्ट नहीं पेश किया था कि आज़ाद कश्मीर उसके लिए तैरने वाला है। हमने हमेशा ये कहा कि हम उनके वारिस हैं जिन्होंने जहर के प्याले पिए, जिन्होंने खालें खिंचवाई, हम उनके वारिस हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के लिए हिंदुस्तान ये ख्वाब देखना छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दिफाई वसील है। दूसरा, असगर साहब, जो आपके सवाल थे कि एक जो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जब मरदमशुमारी होती है, इस तरह की गलतियाँ कराची वालों को भी कंप्लेंट दें। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले गुजरांवाला में 1.8 मिलियन 18 लाख कश्मीरी आबाद है गुजरांवाला डिवीज़न में। तो इसको मुख्तलिफ जगहों पे ठीक किया जा रहा है, इसकी करेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं। जो 24 का जो अपना 14 अगस्त 2024 का सियासी फैसला है उसके ऊपर सोच विचार जारी है। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया।
आपकी चूँकि खबरें बहुत अंदरूनी होती हैं, तो हम इंशाल्लाह कोई ऐसा अगर डिसीजन करेंगे तो सबसे पहले आपको देंगे, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इसके ऊपर सोच विचार ज़रूर है, लेकिन हमने कोई फैसला नहीं किया।